अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी थ्रोट का दूसरा पार्ट। इसके अंदर हमने फेरेंक्स करना है, डिजीज़ ऑफ फेरेंक्स। ठीक है, इसके जी 47 से स्टार्ट होते हैं, 55 तक चैप्टर थे। इसके अंदर से 3 से 4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट जो आपने पूरे करने हैं, बाकी सारा आपने सिलेक्टिव करना है। ठीक है, थ्रोट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसीलिए जो सिलेक्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं करने, उसके अंदर से मैं कोशिश करता हूँ कम अज़ कम करवाऊँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसके ऊपर। ठीक है, जो इसकी चलते से पहले हम आ जाते हैं एनाटमी की तरफ। एनाटमी से जी ये चंद चीज़ें बस आपको मैं बता देता हूँ। इसका जी सबसे नैरोस्ट पार्ट जो होता है ना, वो होता है फेरेंजियो एसोफेजियल जंक्शन के ऊपर, और 1.5 सेंटीमीटर उसका है। ठीक है ना, और अपेंडिक्स को निकाल दिया जाए तो ये सबसे नैरोस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाएँ आप किलियंस डेसेंस। ये क्या होता है ये देख लें जी। ये असल में बिटवीन टू पार्ट्स, ये जो मसल है ना आपका, यानी थायरोफ्रेंजियस विद ओब्लिक फाइबर्स एंड क्रिकोफ्रेंजियस विद ट्रांसवर्स फाइबर्स, इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है ना, जो आप उसके दो पार्ट्स हैं, एक थायरोफ्रेंजियस है, एक कोरिकोफ्रेंजियस है। इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल गैप एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं किलियंस डेसेंस। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम गेटवे ऑफ टीयर भी होता है। ठीक है ना, गेटवे ऑफ टीयर्स की होता है। यानी जब भी हम एसोफेगोस्कोपी करते हैं तो ये वो है जो सबसे ज़्यादा स्पेस है जो यानी एट द एंड ऑफ यानी डेंजर होती है, इसमें परफोरेशन हो सकती है और एसोफेगोस्कोपी के दौरान। ये वो जगह जहाँ से हर्निएशन हो सकती है फ्रेंजियल म्यूकोसा की, फ्रेंजियल पाउच के सिलसिले में। ठीक है, एंड पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। दूसरा है वेल्डर्स रिंग। वेल्डर्स रिंग आपने पहले एनाटमी के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि जो टॉन्सिल है वो मिलकर एक रिंग बनाते हैं, उसको वेल्डर्स रिंग कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं जी? नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल जिनको एडिनोइड्स कहते हैं, पैराटाइन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स और ट्यूबल टॉन्सिल्स। ये 4 टॉन्सिल्स होते हैं इसके अंदर। लेटर फ्रेंजियल बैंड्स 5वीं चीज़, और 6ठी नंबर पर नोड्यूल्स होते हैं। 6 चीज़ें मिलकर बनाती हैं इस रिंग को। ठीक है, उसके बाद जी डिवीजन ऑफ फेरेंक्स 3 डिवीजन है। सबसे ऊपर नेजोफेरेंक्स है, फिर ओरोफेरेंक्स है, और फिर हाइपोफेरेंक्स या लेरेंजियोफेरेंक्स है। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके अंदर से। बाकी आप देख लें जी, नेजोफेरेंक्स आ गया आपका इसके अंदर। अच्छा, नेजोफेरेंक्स में ना ये होता है जी, लेटरल वाल जो है ना उसके अंदर ओपनिंग होती है यूस्टेचियन ट्यूब की। ठीक है, ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, और जो लेटरल वाल है ना उसी के अंदर होता है फोसा ऑफ रोजनमिलर। ये वो सर पॉइंट है जो कॉमन है स्टाइल फॉर द रीजन ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, ये याद रख लें इसके अंदर से। उसके बाद जी नेजोफेरेंजियल बर्सा है, ट्यूबर टॉन्सिल है, साइनोसोमा वैगनी, इसमें से करने की जरूरत नहीं है। पेसमेंट रिज ये क्या होता है ये देख लें। एक म्यूकोजल रिच है रेज बाय फाइबर्स ऑफ प्लेटोफ्रेंजियस, इट इज सर्कल द पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंजियल इस्थमस, जो नेजोफेरेंजियल इस्थमस है ना उसकी पोस्टीरियर और लेटरल वाल जो है ना उसको इसने इंसर्कल किया होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ये उस नेजोफेरेंक्स को ना रिज, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो रिज है ना उसको ये वो कर देता है कि फर्म बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से नेजोफेरेंक्स कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द ओरोफेरेंक्स। ठीक है, जब यानी स्वेलविंग के दौरान और स्पीच के दौरान में ना ये नेजोफेरेंक्स को ओरोफेरेंक्स को कट कर देता है। कट कैसे करता है कि जो हमारा रिज है ना सॉफ्ट पैलेट का, उसको उसके ऊपर ये इंसर्कल किया था लेटरल और नेजोफेरेंक्स की वाल पे। ठीक है, पोस्टीरियर लेटर वाल ऑफ नेजोफेरेंक्स फ्रेंजियल इस्थमस को इसे इंसर्कल किया होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना इसने उसको फॉर्म कर देना है। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका नेजोफोरेंक्स और ओरोफेरेंक्स है ना वो कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, वो इससे आपका जो खाना खा रहे होंगे ना वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है बेसेवन स्टेज। उसके बाद जी अप्लाइड एनाटॉमी में नहीं देखने वाली कोई चीज़ करने वाली है। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज में से कोई चीज़ करने वाली नहीं है। बाकी इसमें से कोई इतना नहीं है। पेपारीफॉर्म फोसा का आपको पता ही है। ठीक है ना, ये क्या होता है, और यहाँ पे जी हाइपोफेरेंक्स या लेरेंजियोफेरेंक्स से होता है, और कोई भी फॉरेन बॉडी होती है ना उसके लॉज होने का ज़्यादा चांसेस इसके अंदर होता है, जैसे मछली का कांटा वगैरह। ठीक है, अब आ जाइए अगला चैप्टर, एडिनोइड्स एंड अदर इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजोफेरेंक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है फेरेंक्स के। ठीक है ना, इसके अंदर SCQ आते हैं। ठीक है, और इसमें अब एडिनोइड्स क्या होते हैं? जो हमारे नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल है ना उनका दूसरा नाम एडिनोइड्स है। ठीक है, उनको दूसरा नाम हम एडिनोइड्स कहते हैं। अब एडिनोइड्स की एनाटॉमी में देखेंगे ना उसकी 3 होती हैं एपिथेलियम, एक सूडोस्ट्रेटिफाइड होती है, एक स्ट्रेटिफाइड होती है, और एक ट्रांजिशनल होती है। ठीक है, अच्छा एडिनोइड्स का ये याद रखना है। एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स में डिफरेंस क्या है कि टॉन्सिल्स के ऊपर जो होते हैं ना क्रिप्ट्स प्रेजेंट होती है, और टॉन्सिल का कैप्सूल भी होता है। एडिनोइड्स के ऊपर ना क्रिप्ट्स होती हैं और ना इसका कैप्सूल होता है। टॉन्सिल हम आगे पढ़ेंगे टॉन्सिल क्या होते हैं। जी एडिनोइड्स जो होते हैं ये
बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, 6 साल तक ये इनलार्ज होते हैं और उसके बाद इनकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी, और आगे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई देख लें, क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं आया हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये बस देख लें। इसके अंदर से ये नहीं, एनाटॉमी की बात करूँ, आगे से क्वेश्चन आया हुआ है। एनाटॉमी के अंदर से अगला है जी, इसकी जो ब्लड सप्लाई है, फेशियल, एक्सटर्नल कैरोटिड, मैक्सिलरी और थायराइड, ये है एफ मेट के नाम से, इसको याद रख लें। ठीक है ना, फेशियल, मैक्सिलरी, एक्सटर्नल कैरोटिड और थायराइड। उसके बाद आ जाए नर्व सप्लाई, इसकी 9-10 है। इटियोलॉजी, अच्छा अब एडिनोइड्स इनलार्जमेंट क्यों होगी, वजह क्या है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के अंदर वो कहता है कि जनरलाइज टेंडेंसी होती है कि लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया के अंदर होता है, जब ये होगा तो एडिनोइड्स भी अंदर बन जाएंगे। दूसरा है कि रिकरेंट अटैक ऑफ रेनाइटिस या साइनोसाइटिस से हो रहा है किसी बंदे को, या फिर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया, उसकी वजह से हो सकता है, या उससे कोई एलर्जी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो ये 3 इटियोलॉजी है, 3 कॉजेज हैं जिसकी वजह से एडिनोइड्स बन सकते हैं, एडिनोइड्स इनलार्ज हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सिम्टम्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम, नेज़ल, ओरल और जनरल। नेज़ल में याद रखें कि नेज़ल में क्या होगा, ये एडिनोइड्स पीछे नेज़ोफेरेंस के सामने प्रेजेंट है, तो क्या होगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे, नेज़ल डिस्चार्ज। जब नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो जो हमारा नोज़ के अंदर प्रोड्यूस हो रही है एक्सक्रीशंस, वो क्या होगा, पीछे तो जा नहीं रही, तो वो ड्रेन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेज़ल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। अब नेज़ल डिस्चार्ज और बच्चा का जो है ना वेट बबली नोज़ होगा। उसके बाद साइनोसाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब इसका 2 है कि या फिर तो साइनोसाइटिस की वजह से एडिनोइड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, रिकरेंट साइनोसाइटिस, या फिर हो सकता है कि एडिनोइड्स की वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, क्योंकि मुसलसल ड्रेनेज हो रही थी, ठीक है ना, वो नेज़ल सिक्रीशंस की, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गई है साइनसिस के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आता है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्योंकि मुसलसल नोज ब्लोइंग है, उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस का चांस है, और वॉइस चेंज। ठीक है, तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल डिस्चार्ज, साइनोसाइटिस, एपिस्टेक्सिस और वॉइस चेंज, ये 5 हैं नेज़ल सिम्टम्स। ओरल सिम्टम्स क्या है, ठीक है, ओरल में क्या होगा जी, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, यूस्टेजियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रिकरेंट अटैक ऑफ ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, और ओटाइटिस मीडिया विद एफिजन हो सकता है। ठीक है, ये याद है कि जिसका जो सिनेरियो आता है ना, उसके अंदर वो जिक्र करता है ओटाइटिस मीडिया का साथ। ठीक है ना, अच्छा उसके साथ क्या हो सकता है, इसका एक जनरल सिम्टम्स पे आ जाए। जनरल सिम्टम्स में जी उसका बंदे का ना एडिनोइड फेस होगा। एडिनोइड फेस क्या है कि वो मुसलसल, नाक तो उसका बंद हुआ है, तो वो मुसलसल माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उसका इलोंगेटेड फेस हो जाएगा, डल एक्सप्रेशन हो जाएंगे, ओपन माउथ होगा, प्रोमिनेंट और क्राउडिंग अपर टीथ होंगे, और हिस्ड अप अपर लिप होगा। ठीक है, और हार्ट पैड उसका हाईली आर्च हुआ होगा, नोज जो होगा पिंच्ड इन होगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है इसके साथ, और इसके साथ एप्रोसेक्सिया हो सकता है। एप्रोसेक्सिया क्या होता है कि लेक ऑफ कंसंट्रेशन, हमें पता है अगर नाक हमारा बंद हो जाए तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही होती, तो ये एप्रोसेक्सिया उसको कहते हैं। ठीक है ना, सांस में मुश्किल हो रही होती है आपको। अब आ जाए डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस में या इन्वेस्टिगेशन का इसका सवाल होगा कि इन्वेस्टिगेशन आपने कौन सी करवानी है। 2 इसकी स्पेसिफिक है, एक आपने एक्सरे करवा लेना है लेटरल साइड का, एक आपने नेजोफ्रेंजियोस्कोपी करवा लेनी है नेजोफ्रेंजियोस्कोप के जरिए। ठीक है, 2 ये हैं। उसके अलावा जनरल है, वो पास पेपर के अंदर लिखी हुई, तो उसने CBC करवा सकते हैं आप, ठीक है, CUE करवा सकते हैं आप, और साथ में आप ब्लड ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग टाइम करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो मेन है कि ये मुझे समझिए जनरल है, इनका मुझे इतना आइडिया नहीं कि उसने ये ब्लीडिंग और क्लोटिंग टाइम क्यों देखा बताया यहाँ पे, लेकिन नेजोफ्रेंजियोस्कोप और एक्सरे से आपको पता लग जाएगा। नेजोफ्रेंजियोस्कोप से आप अंदर देख सकते हैं, और एक्सरे से आप वो देख सकते हैं कि लेटर साइड पे कितनी को ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाता है जी, ट्रीटमेंट में आपने अगर तो सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर नहीं है ना, आपने उसको सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी है नोज से। ठीक है, डिकंजेस्टेंट नेसल ड्रॉप्स देते हैं आपको उसको, और एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिम्टम ज़्यादा मार्क्ड हो गए हैं, ठीक है, सिम्टम बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, फिर आपने उसकी एडिनेक्टोमी करनी है। ठीक है ना, एडिनोइड्स को आपने सर्जिकली रिमूव कर देना है। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए एडिनोइड। उसके बाद है एक्यूट नेजोफ्रेंजाइटिस। इसमें सवाल नहीं है, वह सवाल मेनली एडिनोइड्स का ही आता है, लेकिन ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, तो नेजोफेरेंस की हमारी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, एक्यूट है तो एक्यूट नेजोफ्रेंजाइटिस कह देंगे हम। ठीक है, कॉजेज कौन से हो सकते हैं जी, इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, वायरस हो सकती है। वायरस कौन सी होती है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, राइनो और एडिनो वायरस है। बैक्टीरियल कौन सी हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस, नीमोकोकस, हीमोफिलस हो सकती है।
क्लिनिकल फीचर्स इसकी होगा जी, सबसे पहले ड्राइनेस और बर्निंग आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका आगे चल के डिफ़िकल्टी ऑफ स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। पेन और डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, और स्फीयर इन्फेक्शन अगर हो गई है उसमें पायरेक्सिया और साथ में इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसमें आपने क्या करना, माइल्ड केसेस तो खुद ही ठीक हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा है तो आपने पेन और डिस्कम्फर्ट के देने जैसी दे दें। सीवियर केसेस हैं तो उसमें आपने सिम्टोमेटिक एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेपी वगैरह करनी है, ठीक है। उसके बाद है क्रोनिक फ्रेंजाइटिस, नेजोफ्रेंजाइटिस, ठीक है, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। इसमें नोज़ की हो सकती है, पैरानेज़ोसाइनसिस की हो सकती है, फेनस की हो सकती है, किन में हो सकती है। जो बंदे हैबर स्मोकर्स हैं, क्रोनिक ड्रिंकर्स हैं, या वो बंदे जो मुसलसल एक्सपोज होते हैं डस्ट को या फ्यूम्स को, ठीक है, इन बंदों के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें क्या होगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज और साथ में क्लस्टिंग हो रही होती है विद इरिटेशन, ठीक है ना। बैक ऑफ नोज, और ये इसकी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है दो, ठीक है। उसके साथ साथ इनके अंदर क्या होगा, चिल्ड्रंस के अंदर ना एडिनोइड्स भी साथ में बन सकते हैं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या करना है जी, क्रोनिक इन्फेक्शन है, पहले आप उसको ट्रीट करें, नोज़ की है, पैरानेज़ोसाइनसिस की है, जिसकी भी है, ठीक है, पहले उसको ठीक करना। उसके बाद आपने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वगैरह को अवॉइड कर देना जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी, अगर डस्ट वगैरह में आप काम कर रहे हैं, फ्यूम्स में करने, तो थोड़ा सा अवॉइड करें उसको, वैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें। अल्कलाइन नेज़ल डूशेस यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना, रस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेंगे। और स्टीम इनहेलर्स आर सूथिंग, ठीक है। उसके बाद एक ही है थॉर्न वॉल्ट्स डिजीज़, आई नहीं हुई, लेकिन ये कि फ्रेंजियल बर्सा होता है ना जो, उसकी अगर इन्फेक्शन हो जाए उसको हम कहते हैं थॉर्न वॉल्ट्स डिजीज़ या फ्रेंजियल बर्साइटस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रीजन ट्यूब, ऑक्सीपिटल हेडेक, रिकरेंट सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर। एग्जामिनेशन में आपको सिस्टिक एंड फ्लक्टुएंट स्वेलिंग बनेगी पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरेंक्स पे, एंटीबायोटिक्स दे देनी है और मसलाइजेशन ऑफ सिस्टिक स्वेलिंग कर देनी है आपने। ये हो गया हमारा चैप्टर। अब आ जाते हैं हमारे ट्यूमर्स ऑफ नेजोफेरेंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ट्यूमर्स कौन से, बेनाइन हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकते हैं। बेनाइन ट्यूमर में जो सबसे पहला नेजोफ्रेंजियल फाइब्रोमा जुवेनाइल ट्यूमर या नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है ना, इट इज़ अ रेयर ट्यूमर एंड दिस इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल बिनाइन ट्यूमर ऑफ नेजोफेरेंक्स, ठीक है ना। नेजोफेरेंक्स में सबसे कॉमन ये है। अच्छा, ये एडोलेसेंट मेल में होगा और सेकंड डिकेड में होगा, ये बात आपने याद रखनी है। टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। पेशेंट हैव अ हिमार्टोमेटस नाइडस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन द नेजोफेरेंक्स एंड इट इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म एंजियोफाइब्रोमा व्हेन मेल सेक्स हार्मोन अपीयर। असल में क्या होता है कि जो बंदा होता है ना उसके अंदर एक हिमार्टोमेटस बिनाइन टिश्यू होता है, ठीक है ना, यानी हीम ब्लड वेसल से रिलेटेड एक बिनाइन टिश्यू होता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा एडोलेसेंट में जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो वो उसको एक्टिवेट कर देता है। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डेवलप होकर एक बिनाइन ट्यूमर बना देते हैं जिसको हम एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं, ठीक है। साइट ऑफ रीजन इसकी पहले कहते थे कि इंटीरियर वालों स्फिनोइड है, फिर कहते रहे कि पोस्टीरियर नेजल कैविटी है, ठीक है। लेकिन अब इसका कहा जाता है कि पहले कहते थे कि यानी ये एंटीरियर वाल से राइज होता है स्फिनोइड बोन की, लेकिन अब जो इसका माना जाता है कि जो नेजल कैविटी है ना क्लोज, उसकी पोस्टीरियर वॉल से ये राइज होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी मैंने आपको वही बता दी है कि एक हिमार्टोमेटस बिनाइन टिश्यू होता है, जब टेस्टोस्टेरोन को एक्सपोज होगा तो वो एक बिनाइन ट्यूमर के अंदर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब एंजियोफाइब्रोमा नेम का मतलब है, एंजियो एक वेस्कुलर पार्ट है इसके अंदर, फाइब्रोमा एक फाइब्रस पार्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर सवेयर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल जो है उनकी इलास्टिसिटी लूज हो गई और वो फाइब्रस हो गए, टफ हो गए, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, ये वैसे तो बनाए लेकिन लोकली इन्वेड कर सकता है, ये नेजल कैविटी में जा सकता है, पैरानेज़ोसाइनसिस में जा सकता है, ट्रिगोमेटाइन फोसा, इंट्राटेम्पोरल फोसा और चीक और ऑर्बिटल में जा सकता है। ऑर्बिट में जाके ये क्या करता है, प्रोप्टोसिस करवा देता है, जिसे लो फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। उसके बाद एक क्रेनियल कैविटी में भी जा सकता है, यहाँ से ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा में जा जाएगा क्रिपिजिफॉर्म प्लेट से, या फिर ये स्फिनोइड साइनस या सेरेटोशिका से सीधा इन्वेड करते हुए मीडियल क्रेनियल फोसा तक भी जा सकता है, ठीक है। ये इसके लोकल इन्वेडिंग। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सबसे पहले एरियन सेक्स, ये आपने याद रखना, जब भी क्लिनिकल देगा ना वो कहेगा एक मेल बंदा था जो 15-16 साल का लड़का है, मेल 15-16 साल का लड़का, और साथ में उसको कहेगा कि परफ्यूज एपिस्टेक्सिस हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना।
तो वही है, पहला एजेंट सेक्स है, दूसरा परफ्यूज रिकरेंट एंड स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस है, तीसरा है प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और डी नेजल स्पीच है उसकी, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिव हेयर लॉस और टाइटस मीडिया भी है उसको, ठीक है। उसके बाद उसके नेजोफेरेंस के अंदर कोई मैस भी हो रहा है जो पिंकिश और पर्पलिश कलर का है, ठीक है। अदर फीचर्स में क्या है कि उसकी ब्रॉडनिंग ऑफ नेजल ब्रिज और प्रोप्टोसिस भी हुआ हुआ, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है क्योंकि क्लिनिकल के लिए यही आएंगे, ठीक है। अब आ जाए जी इसका डायग्नोसिस, हमने क्या करना है। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल बेस है क्योंकि हम बायोप्सी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, क्योंकि अगर बायोप्सी के लिए आपने बायोप्सी की तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आप सीटी स्कैन करवा लें, ठीक है। उसके अलावा आप एमआई सीटी स्कैन करवा लेते हैं, एमआरआई करवा लेते हैं और कैरोटिड एंजियोग्राफी देखने के लिए कि कौन सी वेसल्स हैं जिनकी जो इसकी फीडिंग वेसल है जी फाइब्रोमा की, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एंट्रल साइन और हार्मोन मिलर साइंस को देखना होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर है जी ट्रीटमेंट, अब आ जाता है ट्रीटमेंट है जी, हम रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है, और कीमोथेरेपी कर सकते हैं और सर्जिकल वैक्सीन है। वैसे सर्जिकल वैक्सीन जो है ना इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, तो रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, ठीक है। अब इसमें पहले हम रेडियोथेरेपी थेरेपी इसलिए करते हैं ताकि पहले ये रिग्रेस कर जाए, उसके बाद हम सर्जिकल इसको एक्सरसाइज कर लें। अब इसकी सर्जिकल कौन कौन से जी, ट्रांसपेराटाइन हो सकता है, ट्रांसपेराटाइन यानी पैलेटाइन से अगर हम जाएंगे तो ट्रांसपेराटाइन बाय सब लेबियल, अगर हम नाक की तो चाहते हैं लेटर राइनोटोमी एंड मीडियल मैक्सिलेक्टोमी है। अगर मैक्सिलरी से तरफ से जाए तो ट्रांसमैक्सिलरी हो सकता है, मैक्सिलरी स्विंग हो सकता है, ठीक है। अगर हम टेम्पोरल फोसा से जाते हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा अप्रोच हो सकती है, इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच हो सकती है। ये 8 अप्रोच है जिनके ज़रिए से आप सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट ट्यूमर देखने, यानी अगर रिकरेंट हो गया ये, उसमें आपने पहले ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद आप सर्जरी रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद रेडियोथेरेपी कर सकते हैं आप, कीमोथेरेपी कर सकते हैं आप, और हार्मोनल थेरेपी की जा सकती है, ठीक है। आता है बेनाइन ट्यूमर्स में कौन कौन से है, जैसे कॉन्जेनिटल ट्यूमर हो सकता है, एपिडियोमॉर्फिक एडिनोमा, कोर्डोमा, हिमाटोमा, कोरियोस्टोमा और पैरागैंग्लियोनोमा, ठीक है ना। अरे इसके अंदर से एक तो आपने ये करना था इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा। दूसरा आपने ये करना है मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी नेजोफेरेंक्स कैंसर, इसका सवाल भी आता है, ठीक है। इसकी आमतौर पर जी टियोलॉजी पूछते हैं, वो टियोलॉजी पूछता है, ठीक है, और साथ में वो इसका पूछता है क्लिनिकल फीचर्स, और ठीक है ना, ये वाली चीज़ें, और ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं। अब आ जाए इसकी एटियोलॉजी क्या है, ठीक है ना। नेजोफेरेंजियल कैंसर यानी कैंसर है नेजोफेरेंक्स का, इसकी एटियोलॉजी है चाइनीज़ जेनेटिक है, यानी चाइनीज़ लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जी वायरल, एप्सिन बार वायरस के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है एनवायरनमेंट, यानी एयर पोल्यूशन है, स्मोकिंग ऑफ टबैको है, ओपियम है, नाइट्रोसामाइन है, ड्राई सॉल्टेड फिश का नाइट्रोसामाइन फ्रॉम ड्राई सॉल्टेड फिश है, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ इंसेंस एंड फूड, ठीक है ना। ये सारे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर है। पैथोलॉजी क्या है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है एंड लिम्फोएपिथेलियोमा है, ठीक है ना। 95% केसेस के अंदर ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है या लिम्फोएपिथेलियोमा होता है, और 10% केसेस के अंदर ये लिम्फोमा हो सकता है, और 5% के अंदर ये डेप्टोसार्कोमा हो सकता है, ठीक है। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, या ये प्रोलिफरेटिव हो सकता है, ठीक है, नंबर 2 पे ये अल्सरेटिव हो सकता है, और नंबर 3 जो है इसकी ये इन्फिल्ट्रेटिव हो सकता है, ठीक है। अब लोकल स्प्रेड क्या है, जैसे हमने पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कॉमनेस्ट साइट ऑफ रीजन ऑफ कार्सिनोमा नेजोफेरेंक्स के अंदर कौन सी होती है, रोजर मिलर होती है, फोसा ऑफ रोजर मिलर, ठीक है। उसके बाद अच्छा लोकली ये स्प्रेड कहाँ तक कर सकता है, इंटीरियर स्प्रेड कर सकता है तो ब्लॉक जो कोआना कर देगा, नेजल कैविटी कर देगा, इंफीरियर स्प्रेड करेगा तो ओरोफेरेंक्स में चला जाएगा, लेटर स्प्रेड करेगा तो पैराफ्रेंजियल स्पेस में चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है जी लिम्फेटिक स्प्रेड से कहाँ पे जा सकता है जी, लिम्फेटिक स्प्रेड बाई लिम्फेटिक्स नेजोफेरेंक्स इज रिच इन लिम्फेटिक्स, ठीक है। सर्वाइकल नोड में चला जाएगा, रेटोफ्रेंजियल में चला जाएगा, पैराफ्रेंजियल में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहाँ तक कर सकता है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस लंग, बोन और लीवर तक कर सकता है, ठीक है। इसके अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, नेजल में क्या आएगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, नेजल डिस्चार्ज आएगा, ठीक है, डी नेजल स्पीच आ जाएगी। ऑटोलॉजिकल ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना, क्लिनिकल फीचर्स का। ऑटोलॉजिकल कौन से हो सकते हैं, ऑटोलॉजिकल में क्या होगा जी, कान की भी वही होनी है जी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जानी यूस्टेचियन ट्यूब की, कंडक्टिव हेयर लॉस हो जाना, सीरोसोस्पिरेटिव टाइटस मीडिया हो जाना, टेनाइटिस हो जाना, डिजीनेस हो जाना। तीसरे नंबर में आ जाता है ऑप्थेल्मो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ऑप्थेल्मो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे जी,
ये स्क्विंट और डिप्लोपिया कर सकता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व 6, यानी ये ना क्रेनियल नर्व्स को भी यहाँ पे करेगा। फोरामेन लेसरम से ऑप्थेल्मिक सिंड्रोम कर सकता है जी। अगर आप और सर्कल देखें तो यहाँ पे देख फेशियल यानी क्रेनियल नर्व 3, 4, 5, 6 इन सब को ही कर रहा है। और उसके बाद पैराफ्रेंजियल स्पेस में जाके क्रेनियल 9, 10, 11, 12, ठीक है। तकरीबन ऑल क्रेनियल नर्व्स को ये इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, सर्वाइकल नोडल मेटास्टेसिस कर सकता है ये, ठीक है ना। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस मैंने आपको बता दिया कहाँ तक कर सकता है, यानी बोन, लंग और लिवर तक कर सकता है। डायग्नोस्टिक क्या है, एंडोस्कोपिक एलिवेशन करेंगे हम, एवेलुएशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उससे देख लेंगे हमको कौन सी टाइप है इसकी, प्रोलिफरेटिव, अल्सरेटिव है या इन्फिल्ट्रेटिव है, ठीक है। उसके बाद हम इमेजिंग स्टडी कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं नेज़ोफेरेंक्स की। उसके साथ साथ आप एक्सरे और चेस्ट करें, लंग्स की भी करें कि लंग्स में मेटास्टाइज तो नहीं हुआ। उसके अलावा सीटी को एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करें ताकि देख सकें कि एब्डोमेन के अंदर सेकेंडरीज तो नहीं गई लीवर में, ठीक है। उसके अलावा पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन आप कर सकते हैं, पीईटी स्कैन। ये असल में आजकल पॉपुलर हो रहा है देखने के लिए कि कोई भी ट्यूमर है बॉडी में कहीं मेटास्टाइज तो नहीं किया वो, ठीक है ना। उसके अलावा आप बायोप्सी कर सकते हैं, ऑडियोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में आप रेडियोथेरेपी कर सकते हैं अगर स्टेज 1, 2 में है ट्यूमर। अगर स्टेज 3, 4 में चला गया फिर कीमोथेरेपी कर सकते हैं। और स्टेज 3, 4 में आप रेडियोथेरेपी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों मिला के भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट एंड रेजिडुअल डिजीज़, यानी जो बार बार रिकरेंट डिजीज़ या रेजिडुअल डिजीज़ हो रही है उसकी भी अपने करें। उसके लिए पोस्ट यूनोड्स इन नेक का उनको रिमूव करते हैं रिकरेंट और रेजिडुअल इन्फेक्शन के आधार पर। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेकीथेरेपी कर सकते हैं और नेज़ोफेरेंजेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्यूट एंड क्रोनिक फ्रिंजाइटिस। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से बस करना है अगर करना है तो, वरना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक है एक्यूट फ्रिंजाइटिस। एक्यूट फ्रिंजाइटिस में से अच्छा इसमें से मैं देख लूँ कोई सवाल आया हुआ है कि नहीं। हाँ, क्रोनिक फ्रिंजाइटिस है ना, ये एक बार सवाल सिर्फ आया हुआ है, ये एक बार पढ़ लेंगे हम, बाकी सिर्फ हल्का सा हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। एक्यूट फ्रिंजाइटिस में से एक्यूट फ्रिंजाइटिस यानी फेनस की इन्फॉर्मेशन हो गई है ना, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट फ्रिंजाइटिस है, ठीक है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकती है, फंगल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट और सीवियर भी हो सकती है क्लिनिकल फीचर के अंदर, ठीक है। माइल्ड में सिर्फ डिस्कम्फर्ट होगा, डिस्कम्फर्ट और थ्रोट हो जाएगी, मिलाइस हो जाएगी। मॉडरेट एंड सीवियर के अंदर डिस्फेगिया, हेडेक, मिलाइस और हाई फीवर भी आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल जो होती है वो माइल्ड होती है आमतौर पर, जो बैक्टीरियल जो वो सीवियर होती है और जो वायरल होती है वो माइल्ड होती है, ठीक है। जो माइल्ड इन्फेक्शन होगी ना वो आमतौर पर वायरस की वजह से हुई होती है, और जो सीवियर होगी वो हमेशा बैक्टीरिया की वजह से होगी। डायग्नोसिस कल्चर करवा लेंगे, कल्चर स्वैब, ठीक है। थ्रोट स्वैब लेके उसका कल्चर करवा के देख रहे हैं कौन सा है। 90% केसेस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई होता है ग्रुप ए। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या, जनरल मेजर्स हैं, एनाल्जेसिक्स दे दें, वॉर्म सलीन गार्गल्स करवा दें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दे दें, बेड रेस्ट दे दें, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया अगर स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस है तो पेनिसिलिन लगा दें, ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर वायरल हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन में हार्पी एंजाइना हो सकता है, मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस हो सकता है, फ्रेंजो कंजक्टिवल फीवर हो सकता है, लिम्फ नोड्यूलर फ्रिंजाइटिस होता है, मीजल्स चिकन पॉक्स हो सकता है, एक बार फंगल फ्रिंजाइटिस भी हो सकता है कैंडिडा की वजह से, सही है। अब आ जाए जी क्रोनिक फ्रिंजाइटिस, इसकी टाइप्स पूछते हैं वो क्वेश्चन के अंदर ना। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंक्स की, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक क्रोनिक कैटारल फ्रिंजाइटिस है और एक क्रोनिक हाइपरटोनिक फ्रिंजाइटिस है, हाइपरट्रोफिक, ठीक है। हाइपरट्रोफिक दूसरी ग्रैनुलर का मतलब ग्रैनुलर भी होती है, ठीक है ना। अब इटियोलॉजी क्या है कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, कोई नेबरहुड में रेनाइटिस है, साइनोसाइटिस है या कोई और डिजीज़ है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हुई हुई है। उसके बाद माउथ ब्रीथिंग है, माउथ ब्रीथिंग इसका बड़ी डिस्पर्स इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द नेसोफेरेंक्स है, प्रोड्यूडिंग टीथ है या फिर हैप्चुअल वो माउथ ब्रीथर है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक इरिटेंट कोई एक्सेसिव स्मोक है, च्यूइंग ऑफ टबाकू है, पान है, ड्रिंकिंग है, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, या फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन। ये याद रखना है कि जो फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन होती है ना, वो प्रोफेशनल खुद कर रहे हैं या फिर किसी की स्टार्ट से ही वॉइस फॉल्टी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, तो वो भी प्रीडिस्पोज होते हैं क्रोनिक फ्रिंजाइटिस से। सिम्टम्स क्या होते हैं, डिस्कम्फर्ट इन पेन होता है, फ्रॉम बॉडी सेंसेशन आती है, टायर्डनेस ऑफ वॉइस आ जाती है, कफ आ जाती है, ठीक है। अब साइंस देख रहे हैं, साइंस पूछे हुए इसके, कैटरल के अलग हैं और क्रोनिक हाइपरट्रोफी के अलग है। कैटरल में आपको कंजेशन मिलेगी, ये याद रखिएगा, कंजेशन हुई होगी पोस्टीरियर वाल की, ठीक है।
इंगोजमेंट ऑफ वेसल्स होगी और म्यूकस प्रोडक्ट इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन हुई होंगी। जबकि क्रोनिक जो है ना ये ग्रैन्युलर है, इसमें थिक एडिमेटस मिलेगी और साथ में आपको ना रेडिश नोड्यूल्स बनेंगे मिलेंगे, जैसे कि उन नोड्यूल्स की वजह से हम इसको ग्रैनुलर फ्रेंजाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें हाइपरट्रोफाइड हुए होंगे जी आपके लेटरल फ्रेंजियल बैंड्स और यूविला भी इलोंगेटेड और एडिमेटस नजर आएगा आपको। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है जी, पहले जो टियोलॉजिकल फैक्टर है उसको आप रिमूव करना है, उसके बाद आप वॉइस टेस्ट दें जिनको वॉइस की वजह से हो रहा है, वॉर्म्स लाइन गर्गल्स करवाएं, मेंडल्स पेंट में भी अप्लाई टू फेरेंजियल म्यूकोसा है और उसके अलावा आप क्वार्टरी कर सकते हैं लिम्फोइड ग्रैन्यूल्स जो बने उनके लिए। ठीक है, एट्रोफिक फेरेंजाइटिस या केराटोसिस से नहीं आया हुआ कुछ। अब आ जाए एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, ये आपने लाजमी करना है और पूरा करना है, जो नहीं करना इसमें से वो मैं बता दूंगा। ये पैराटाइन टॉन्सिल्स जो होते हैं ना उनका दूसरा नाम टॉन्सिल्स अकेला भी उनको कहते हैं। ठीक है, दो हैं जी, ये दो होते हैं, वैसे ही साइज़ में बड़े होते हैं लेकिन नज़र छोटे आ रहे होते हैं देखने में। अच्छा, मैंने कहा था एडिनोइड्स में क्रिप्ट्स नहीं होती लेकिन टॉन्सिल्स के अंदर क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है, इसकी जो एपिथेलियम होती है ना उसने फोल्ड होकर क्रिप्ट्स बनाए होते हैं और जो सबसे ऊपर वाली क्रिप्ट होती है लार्ज होती है उसको क्रिप्टा मैग्ना भी कहते हैं। ठीक है, और उसको इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट भी कहते हैं। उसके अलावा जी इसकी लेटर सर्विस कैप्सूल होता है और कैप्सूल के पीछे एक एरियोलर स्पेस होती है, लूज एरियोलर टिश्यू होता है जिसको पेरिटॉन्सिलर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर टॉन्सिल लिंगुअल सल्कस होता है जो सेपरेट कर रहा होता है टॉन्सिल को टंग से, और ये होती है सीट ऑफ कार्सिनोमा यहाँ पे। ठीक है ना, ये याद रखना आपने। अच्छा, ब्लड सप्लाई टर्म्स वगैरह के पेपर में हमें आई हुई है लेकिन प्रूफ में कभी नहीं है, लेकिन याद कर लें। ठीक है, टॉन्सिलर ब्रांच फेशियल नर्व इसकी मेन है, उसके अलावा असेंडिंग फ्रेंजियल ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड, असेंडिंग पैलेटाइन ऑफ फेशियल, लिंगुअल की डोर्सल लिंगुअल और मैक्सिलरी की डिसेंडिंग पैलेटाइन। ठीक है, ये इसकी ब्लड सप्लाई है। याद कैसे रखनी है जी, फेशियल की मेन टॉन्सिलर जो वो तो आ गई। ठीक है, दूसरा जो फेशियल से दूसरी ब्रांच आ रही है उसको असेंडिंग पैलेटाइन है। ठीक है ना, उस क्योंकि नोज ऊपर की तरफ है तो सारी असेंडिंग ही लगेगी इसको। ठीक है ना, एक्सटर्नल कैरोटिड की असेंडिंग फ्रेंजियल आ जाएगी, फेशियल की असेंडिंग पैलेटाइन आ जाएगी, टंग के ऊपर पिछली साइड पे ऐसे डोर्सल लिंगुअल आ गई है। ठीक है, और मैक्सिलरी से नीचे की तरफ आता है डिसेंडिंग पैलेटाइन आ जाएगा। वेनस ड्रेनेज पैराटॉन्सिलर वेन्स हैं इसके, जिगलोगैस्ट्रिक और सर्वाइकल इसके लिम्फ नोड है। ठीक है, और स्पिना पैराटाइन इसकी नर्व सप्लाई है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, याद आपको। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक तो लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा ये सर्विलेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर डिफेंस ऑफ बॉडी। एम सेल्स होते हैं इसके अंदर और बी सेल्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाए जी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। इन्फ्लेमेशन हो गई है और वो जैसे सडन हुई है, एक्यूट हुई है, तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसमें जी क्या है, इसमें टॉन्सिल कंसिस्ट ऑफ इसकी सरफेस एपिथेलियम होती है, क्रिप्ट्स होती है, लिम्फोइड टिश्यू पहले बता दी। अच्छा, अब इसकी एक्यूट इन्फेक्शन जो है ना उसकी टाइप्स हैं 4। एक है एक्यूट सुपरफिशियल, कैटरल है सुपरफिशियल है, जिसे सुपरफिशियल वाली करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर उसने क्रिप्ट्स के अंदर इन्फेक्शन की है तो उससे फॉलिकल्स डेवलप हो जाएंगे, येलो कलर के स्पॉट्स नजर आएंगे, वो उसको हमें एक्यूट फॉलिकुलर। अगर उसने पेरेन्काइमा को इन्फेक्ट किया तो एक्यूट पेरेन्काइमाटिस कहेंगे, इसमें पूरे साइज इलाज करेगा। और अगर फॉलिकल स्टेज से आगे बन गई और एक मेम्ब्रेन सी बन गई है टॉन्सिल्स के ऊपर, उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेनस। देखिए 4 इसकी टाइप्स हैं। एटियोलॉजी क्या है जी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है लेकिन एडल्ट्स को भी हो सकती है, लेकिन इन्फेंट्स और बूढ़ों के अंदर बहुत कम होती है। हीमोरेजिक स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन है, उसके अलावा स्टेफाइलोकोकाई, निमोकोकाई और हीमोफिलस भी कर सकता है। सिम्टम्स क्या है, सोर थ्रोट होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगा, फीवर होगा, एयर के होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होंगे। ठीक है, साइंस में क्या होगा, ब्रेथ इज फोर्टी, टंग इज कोसिंग, यानी टंग सफेद हुई होगी, ब्रेथ जो होगा उसमें स्मेल होगी, हाइपरमीमिया ऑफ पिलर्स हुआ होगा, सॉफ्ट बेल्ट होगा, यूविल होगा, रेड और स्वॉलन होंगे। अब आप सिम्टम्स का स्पेसिफिक याद रखिए, अगर येलो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं इसका एक्यूट फॉलिकुलर है, अगर क्रॉन्सिस लार्ज हुए और सेंटर में मिलने वाले हुए हैं एक्यूट पेरेन्काइमाटिस है। ठीक है, और अगर एक वाइटिश मेम्ब्रेन बन गई है लेकिन वो इजीली रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है। तो ये इसके साइंस है।
जेगलोडाइगेस्ट्रिक नोड्स भी लार्ज में होंगे। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, पहले तो आपने देनी है बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देने, एनाल्जेसिक देना, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दे सकते हैं आप, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन लगा सकते हैं या पेंसिलिन लगा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये पूछी हुई है, ठीक है, जैसे तो पूरा टॉपिक है ना, लेकिन कॉम्प्लिकेशन का सवाल स्पेसिफिकली आया हुआ है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, एक्यूट है तो क्रोनिक बन जाएगा, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, पीछे अगर स्प्रेड करके पेरिटॉन्सिल एब्सेस कर सकती है, साइड ऑफ फट के चली गई है तो पैराफ्रेंजियल एब्सेस हो जाएगी, सर्वाइकल एब्सेस कर सकती है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कर सकती है, जो मेटाफीवर कर सकती है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करती है, और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कर सकती है, ठीक है। ये है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अब आ जाए डी ऑफ मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल। अगर टॉन्सिल के ऊपर मेम्ब्रेन आ रही है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, ये इसके सिर्फ नाम याद रखने। मेम्ब्रेनल टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, डिफ्थेरिया हो सकता है, विंसेंट एंजाइना हो सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई एक ग्रैनुलोसाइटोसिस की वजह से हो सकता है, ल्यूकेमिया की हो सकता है, एफ्थस अल्सर की वजह से होता है, मैलिग्नेंसी टॉन्सिल हो सकता है, ट्रोमेटिक फीवर हो सकता है, कैंडिडल इन्फेक्शन हो सकता है। ये रटा मारना है आपने, ठीक है। अब आ जाता है फॉसिल डिफ्थेरिया, पास क्वेश्चन में काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से होगी एक ही बैक्टीरिया जो ट्रू मेम्ब्रेन बनाता था, कौन बैक्टीरियम डिफ्थेरिया की वजह से होती है। सेपरेट ड्रॉपलेट है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कैरियर होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं होती लेकिन बैक्टीरिया होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ऑटोफेनेक्स इन्वॉल्व होगा, ग्रेश वाइटिश मेम्ब्रेन बन जाएगी टॉन्सिल के ऊपर, उसके इर्दोनुमा में गिरदनुमा में फैल जाएगी, सॉफ्ट पैलेट पे, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल पे टेनेशियस होगी, और अगर आप उसको रिमूव करने की कोशिश करें तो वो ब्लीड करेगी बहुत सीवियर। उसके अलावा जेगलोडाइगेस्ट्रिक नोड और सर्वाइकल नोड इनलार्ज हो जाएंगे और बुल नेक मिलेगी आपको इसके अंदर, ठीक है ना, अगर आपको याद हो कॉनिबैक्टीरियम डिफ्थेरिया की स्केची। कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से होती हैं, एक्सोटॉक्सिन की वजह से होती हैं, और एक्सोटॉक्सिन क्या है जी, वो कार्डिक टॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक है। कार्डिक टॉक्सिक की वजह से वो मायोकार्डाइटिस करवा देगा, कार्डिक रिथमिया करवा सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर करवा सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की वजह से वो क्या करवा सकता है जी, पैरालिसिस और सॉफ्ट पैरालिसिस करवा सकता है, डायफ्राम करवा सकता है, और ओकुलर मसल का करवा सकता है। ट्रीटमेंट क्या करवाना है, जैसे ही आपको लगे ना एक बंदे को कॉनिबैक्टीरियम डिफ्थेरिया है या डिफ्थेरिया है, आपने ट्रीटमेंट सस्पिशियस पे स्टार्ट कर देना है और कल्चर का बाद में भेजना है, कल्चर रिपोर्ट के लिए इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको विद इन 48 आवर्स मिले तो 20,000 से 40,000 यूनिट आपने टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन लगाना है, ठीक है। और अगर आपको 28 से 48 घंटे के बाद है तो 80,000 से 1,20,000 यूनिट्स। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा सीवियर मिली है कंडीशन तो इसमें आपने आईवी लगा देना है, ठीक है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स साथ लगानी है, पेनिसिलिन लगा सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन लगा सकते हैं। उसके बाद आ सकते हैं हमारे पास क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, ये आमतौर पर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। उसके अलावा ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन और टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और साइनसिस और टीथ की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। टाइप्स इसकी 3 है, एक फॉलिकुलर है, एक पेरेन्काइमेटस है और एक फिब्रोइड है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में रिकरेंट सोर थ्रोट और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो रहा होगा, उसके बाद इरिटेशन हो रही होगी कफ के अंदर, उसके बाद बैड टेस्ट इन माउथ और फाउथ ब्रीथिंग हो रही होगी, थिक स्पीच और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, और चोकिंग एट नाइट्स होगी। एग्जामिनेशन आप करेंगे तो वेरिंग डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट आपको मिलेगी, ठीक है, पेरेन्काइमेटस में। फॉलिकुलर में आपको येलो बीड्स फॉलिकल मिल जाएंगे, इसके अंदर चीज़ी मटीरियल आएगा आपको टॉन्सिल की ना क्रिप्स के अंदर से, फिब्रिनोइड टाइप के अंदर। उसके अलावा फ्लशिंग का मटीरियल पीलर होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिगलोडेक्स्ट्री लिम्फ नोड्स में मिलेंगे आपको। ट्रीटमेंट में आपने कंजर्वेटिव भी करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ जो इन्फेक्शन हुई है नोज ईयर साइनसिस वो कर देंगे, उसके अलावा उसकी जनरल हेल्थ डाइट ये मेंटेन करेंगे। और अगर आपको लग रहा है ज़्यादा सीवियर है फिर आप टॉन्सिलेक्टोमी कर देंगे, यानी अगर उसकी स्पीच और स्वेलविंग या रेस्पिरेटरी के साथ कोई इंटरफेयर कर रही है ना फिर हम उसकी टॉन्सिलेक्टोमी कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, वही पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, पैराफ्रेंजियल एब्सेस, इंटरटॉन्सिलर एब्सेस, ट्रांसलोलिथ, उसके बाद टॉन्सिलर सिस्ट, फोकस ऑफ इन्फेक्शन था, रोमैटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। अब आ जाए जी आगे लिखा गया टॉन्सिलोलिथ क्या होता है, इसमें कैलकुलस ऑफ टॉन्सिलाई बनता है, इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाते हैं।
इंट्राटॉन्सिलर अब्सेस में क्या होगा, जो उसकी क्रिप्ट है उसके अंदर अब्सेस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा टॉन्सिलर सिस्ट इस टॉन्सिलर सिस्टम में ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ टॉन्सिलर क्रिप्ट, इसके अंदर टॉन्सिलर क्रिप्ट प्रोड्यूस होगी और टॉन्सिलर सिस्टम बनेगी। जो इंट्रा टॉन्सिलर है वो एक्यूमुलेशन ऑफ पस विद इन द सब्सटेंस ऑफ टॉन्सिल, इसमें अगर किसी वजह डक्ट ब्लॉक हो गई है ना तो अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से इंट्रा टॉन्सिलर अब्सेस बन जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाती है डिजीज़ ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल, इनके सिर्फ नाम कर लें। एक्यूट लिंगुअल टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल हो सकती है, या फिर अब्सेस ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल हो सकती है, ठीक है। अब आ जाए हेड एंड नेक स्पेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी 3-4 हैं जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। पहला ये है पैरोटिड अब्सेस, इसमें से सवाल नहीं आया हुआ लेकिन रीड कर लें। ये सुपरेशन ऑफ यानी पैरोटिड स्पेस की इन्फेक्शन होगी, सिंपल है। और अगर ये बस्ट करके तो पैराफ्रेंजियल अब्सेस कर सकती है, मीडिएशनम कर सकती है। एटियोलॉजी क्या है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, स्टेसिस ऑफ सलाइवा हो सकता है, ठीक है, या स्टेसिस डक्ट ब्लॉक हो जाए, ये हो सकती है। बैक्टीरिया कौन से हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, एनारोब्स हो सकता है, ठीक है। इसका ये क्लिनिकल फीचर याद रखना है कि ये मोस्टली ये ना पोस्ट सर्जिकल केसेस के अंदर होती है, ठीक है। यानी 5 से 7 दिन आफ्टर ऑपरेशन होगी, स्वेलिंग, रेडनेस, इंड्यूरेशन, टेंडरनेस आएगी, एट द एंगल ऑफ मैंडिबल स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। फ्लक्चुएशन इज डिफिकल्ट, डक्ट बिकम कंजस्टेड। तो इसमें ये याद रखना कि बंदा टॉक्सिक, हाई फीवर और डिहाइड्रेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड करा लें, सीटी स्कैन करवा लें और एस्पायरेशन करके खर्चा देख लें। ट्रीटमेंट में क्या है जी, हाइजीन में है उसकी मेंटेन कर दे, हाइड्रेशन मेंटेन कर दे, प्रमोशन ऑफ सलाइवरी फ्लो कर दें और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स आप लगा सकते हैं। उसके बाद लुंडविंग एंजाइना, जो हमारी सब मैंडिबुलर स्पेस है अगर उसकी इन्फेक्शन हो जाए उसको हम कहते हैं लुंडविंग एंजाइना। इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ है पास पेपर के अंदर। अब जो हमारी सब मैंडिबुलर स्पेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक सब लिंगुअल पार्ट है जो स्टाइलो, जो हमारी माइलोहायोइड के ऊपर वाला पार्ट होता है, और एक सब मैक्सिलरी जो माइलोहायोइड के नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, डेंटल इन्फेक्शन हो सकती है। अगर प्रीमोलर पे है, प्रीमोलर की रूट की वजह से हो रही है तो सब लिंगुअल में होगी, अगर मोलर की वजह से हो रही है तो सब मैक्सिलरी में होगी। उसके अलावा सब मैंडिबुलर सेरेडोनाइटिस यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड की इन्फेक्शन हो सकती है, इंजरीज ऑफ ओरल म्यूकोसा हो सकती है, फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल हो सकती है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होंगे, एनारोब्स और एरोब्स दोनों हो सकते हैं। कॉमन जो है वो अल्फा हेमोलिटिक, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अच्छा ये लुंडविंग एंजाइना क्योंकि क्लिनिकल आया हुआ है तो इसके जो आपने ये याद रखने हैं ना, एक तो इसमें डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग यानी ओडिनोफेजिया और ट्रिस्मस हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर सब मैंडिबुलर रीजन इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि सेलुलाइटिस भी हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ अब्सेस कर देंगे, ठीक है, और ट्रेकियोस्टोमी भी कर सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन में स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। अब आ जाए पेरिटोन्सिल अब्सेस या क्विंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या जी, टॉन्सिल्स के मैंने कहा कि उसके पीछे एक स्पेस था, लूज एरियोलर टिश्यू था उसके कैप्सूल के दरमियान में और मसल के दरमियान में, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टम के तरह। उस अगर स्पेस का इन्फेक्शन होगा उसको हम कहते हैं पेरिटोन्सिल अब्सेस या क्विंसी। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ लेता है, वो लिखे नहीं भाई, ये लिख लें, पास पेपर में लिखा आया हुआ है इस बार। फ्रेंजियल अब्सेस हो सकती है, लुंडविंग एंजाइना हो सकता है, पेरिटोन्सिलर सेलुलाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलर अब्सेस हो सकती है, और सर्वाइकल एडिनाइटिस हो सकता है, ठीक है ना। ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसमें क्या होगा जी, या फिर तो ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी हो सकती है या फिर ये डी नोवो भी हो सकती है, क्योंकि जो क्रिप्टा मैग्ना है सबसे पहले वो इन्फेक्ट होगी और सील्ड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से इंट्राटॉन्सिलर अब्सेस बनेगी, इंट्राटॉन्सिलर अब्सेस अब बस्ट करेगी और वो पीछे इन्वॉल्व करेगी पेरिटॉन्सिलर स्पेस को, ठीक है। इसमें कल्चर अगर पस का करवाए तो सबसे मोस्टली जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन की होती है, वरना स्टेप ओरियस भी हो सकता है और एंडोबिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या आएंगे, ये याद रखना जी। क्लिनिकल फीचर 3 तो इसके ना बांध ले, जो लाजमी उसने जिक्र करना, एक हाई ग्रेड फीवर होगा, कितना बड़ा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ने दिया हो, यानी 103 104 डिग्री फीवर होगा उस बंदे को। नंबर 2
उसको ट्रिसमस हुआ होगा और इतना हाई हुआ होगा कि उस बंदे का मुंह नहीं ओपन हो रहा होगा, ठीक है ना, फिंगर तक मुंह के अंदर नहीं लेके जाई जा रही होगी उसके अंदर। नंबर 3, ड्रोलिंग और सलाइवा हो रही होगी एक एंगल ऑफ माउथ से, ठीक है ना। पहले ये सवीर पेन है, फिर एडिनोफेजिया है, ये देखे स्वेलो का नॉट इवन स्वेलो इज ऑन सलाइवा विच ड्रिबल्स फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ, ये वाला जिक्र वो करता है। अगर मफल्ड थिक वाइस पोटैटो वाइस होगी, हॉट पोटैटो वाइस, फाउल ब्रीथ होगा, पुअर हाइजीन होगा, इप्सिलेटर एयर के भी हो सकता है, और ट्रिसमस होगा ड्यू टू स्पेसिफिक, ठीक है। ये वाले आपने पॉइंट याद रखने हैं। ट्रिसमस हुआ होगा उसको, मफल्ड हुआ होगा, ड्रोलिंग हुई होगी, डिनोफेजिया हुआ होगा। एग्जामिनेशन में अब आप क्या करेंगे, देखेंगे आप जी टॉन्सिल पिलर और सॉफ्ट पैलेट जो है वो कंजस्टेड और स्वॉलन है, यूविला स्वॉलन है, बल्जिंग ऑफ सॉफ्ट पैलेट है, म्यूकस में भी सीन कवरिंग, उसके बाद सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो सकता है, टोर्टिकोलिस हो सकता है, ठीक है ना। एक टोर्टिकोलिस होता है जिसकी एक तरफ को गर्दन आपकी बैंड रखेगा। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कर देनी है, इंट्रावेनस फ्लूइड देना है डिहाइड्रेशन के लिए, एंटीबायोटिक्स लगा देनी है उसको, अल्लाह IV लगा देना बेहतर है, ठीक है। एनाल्जेसिक्स, ओरल हाइजीन, उसके बाद इंसिजन और ड्रेनेज ऑफ हर्ब्स है। और इसके अंदर है क्या कहते हैं वो इंटरवल टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं हम, यानी पहले एंटीबायोटिक देकर ट्रीट करते हैं, फिर 4 से 6 हफ्ते बाद हम टॉन्सिलेक्ट देते हैं। कुछ लोग इसमें हॉट टॉन्सिलेक्टोमी करवाते हैं, अब्सेस हॉट टॉन्सिलेक्टोमी, वो कहते हैं कि ड्रेन ना करने सीधा टॉन्सिलेक्टोमी करें अब्सेस के साथ। ये मुश्किल होती है, ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन वही उससे मिलती जुलती है, यानी पैराफ्रेंजियल अब्सेस हो सकती है, डिमोफ्लेरेंस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, निमोनाइटिस हो सकता है अगर एस्पायरेशन हो गई तो, जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस और स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो सकता है। उसके बाद आ जाती है हमारी रिट्रोफ्रेंजियल अब्सेस। अगर ये आप डायग्राम देखें ना तो फेरेंक्स के पीछे जो वाला हिस्सा है उसको रिट्रोफेरेंक्स कहते हैं, रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस कहते हैं। अगर स्किन इन्फेक्शन होगी इसको हम कहेंगे रिट्रोफ्रेंजियल अब्सेस, और उसके पीछे हमारी कौन सी स्पेस है, पेरीवर्टिब्रल स्पेस है। 3 साल के बच्चों में कॉमन होती है, ठीक है। स्पोरेशन रिट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड की वजह से होती है। अब उनकी स्पोरेशन किस वजह से हो सके, कोई एडिनोइड हो गया, निजोफेरेंस इन्फेक्शन है, नेजल साइनसिस की इन्फेक्शन है, लिखा होता है एडिनोइड स्वेल की और उनकी स्पोरेशन होगी, या फिर क्या होगा कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, एक्यूट मेस्टिटोडाइटिस की पस की वजह से भी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में डिस्फेगिया आएगा, स्ट्राइडर क्रोपी आएगा, टोर्टिकोलिस आएगा और बल्ज आएगा पोस्टीरियर वाल के अंदर। एक्सरे करवा दें या फिर कंट्रास्ट इनहांस CT करवा लें, इस CT इसमें नज़र आ जाएगा आपको ये, ठीक है। डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट क्या करना है, एनसिंगिन और ड्रेनेज कर लेना है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक कर लो या फिर ट्रेकियोस्टमी कर लो अगर ज़ुबान ने बीच वाला रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, या फिर फेनेक्स इतना बल्ज आउट हो गया कि उसने जो सांस को साथ इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद है क्रोनिक रिट्रोफ्रेंजियल अब्सेस, यानी अगर ये क्रोनिक हो गई है, ये आमतौर पे कैरीज ऑफ स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइन की वजह से, यानी स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइन का कोई मसला हुआ है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की सेकेंडरी होती है ये, ठीक है ना, सेकेंडरी टू ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। ये एक टाइप लिमिटेड होती है, इसलिए इसको ट्रू रिट्रोफ्रेंजियल अब्सेस कहते हैं। इसमें थ्रोट में डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्फेगिया होता है, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है, ठीक है। एक्सरे और डायग्नोस्टिक, ऐसे ड्रेनेज देंगे और एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी को कंप्लीट करवाएंगे। अब है पैराफ्रेंजियल अब्सेस, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्विंसी में से आया हुआ है, ठीक है, पेरिटोन्सिल अब्सेस में से, एक उससे पहले जो हमने किया था विंसेंट एंजाइना उसमें से आया हुआ है, लुडविग एंजाइना सॉरी, और एक हमारा आया हुआ है इसके अंदर से पैराफ्रेंजियल अब्सेस के अंदर से सवाल। जो फेनस की साइडों पे लेटो साइड पे दोनों जगह उसको पैराफ्रेंजियल अब्सेस करते हैं, ये एपेक्स शेप होती है, ठीक है। येलो कलर का एरिया जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, ये सारा पैराफ्रेंजियल अब्सेस है। 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट में, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अब मोस्ट ऑफ द क्रेनियल्स पास करें, जिसमें 9, 10, 11, 12 क्रेनियल द कैरोटिड आर्टरी जुगुलर वेन है। एटियोलॉजी क्या है, फेनस की एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए, कोई डेंटल इन्फेक्शन हो गई है, या फिर कोई अदर स्पेसिस में इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर गई है, कोई ईयर का मसला हो गया, या फिर एक्सटर्नल कैरोटिड का हो गया। इसको पॉइंट से याद कर लें, फेनेक्स, अदर स्पेसिस, एक्सटर्नल ईयर और टीथ, एक्सटर्नल ट्रॉमा, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट और ट्राई याद रखना है, जिसमें प्रोलैप्स हो सकता है टॉन्सिल का, ट्रिस्मस हो सकता है और एक्सटर्नल स्वेलिंग हो सकती है, साथ में कोई एडिनोफेजिया हो सकता है।
पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा तो एक तो पोस्टीरियर वाल का बल्ज होगा, साथ में पैरालिसिस होगा क्रेनियल नर्व्स का, 9, 10, 11, 12 सिंपैथेटिक चेन। स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड रीजन होगी, लेकिन इसके अंदर ट्रिस्मस वगैरह एब्सेंट होंगे, ठीक है। डायग्नोसिस इनहांस कॉन्ट्रास्ट सीटी करवा लो या मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करवा लो। कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट एडिमा हो सकता है, उसके अलावा वहाँ पे जुगुलर वेन पड़ी है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, सेप्टिसिमिया हो सकता है जुगुलर वेन की वजह से, इंटरनल कैरोटिड पड़ी है उसकी में वॉल भी को एनोरिज्म हो सकता है या फिर वो बस्ट कर जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, रिटोफ्रेंजियल में स्प्रेड कर सकता है, कैरोटिड से मीडियस्टिनम में स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ट्रीटमेंट, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स लगाएंगे और ड्रेनेज ऑफ एब्सेस करेंगे। और मेजिकेटर स्पेस है, इसमें से नहीं आया हुआ, ये नहीं करनी, लेकिन ये डेंटल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये भी ट्यूमर्स ऑफ ओरोफिनेक्स, ये चैप्टर भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं आया हुआ इसके अंदर, सिर्फ ये दो चीज़ें देख लें। एक है कार्सिनोमा टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर फोसा। सवाल पास पेपर में तो नहीं आया हुआ, लेकिन टर्म वगैरह में या गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि आ सकता है, ठीक है। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, मोस्ट कॉमन है। लिम्फोमा होगा, ठीक है, लोकल भी स्प्रेड कर सकता है, लिम्फेटिक स्प्रेड भी कर सकता है, डिस्टेंस स्प्रेड भी कर सकता है। फिंगर फिचर में सोर थ्रोट और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगा, तो नेक के अंदर एक लंप महसूस होगा आपको। पाल्पेशन कर लेंगे और बायोप्सी नेसेसरी होगी इसके कंफर्म करने के लिए, और रेडियोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट है, सर्जरी भी कर सकते हैं, और रेडियोथेरेपी और सर्जरी दोनों का कम्बिनेशन भी कर सकते हैं यूज़। और यहाँ पे ये सर्जरी के अंदर कमांडो ऑपरेशन होता है इसका, वो याद रखिएगा, वो पूछ लेते होते हैं। वाइड सर्जिकल एक्सिजन विद हेमीमेंडिलेक्टोमी एंड नेक डाइसेक्शन, इसको कमांडो ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टाइलेजिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लें ईगल सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस है, या फिर वो लोंगेट कर जाए या उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाए, ठीक है, यानी वो 25 mm नॉर्मल अगर 30 mm से ज़्यादा हो गया, उसकी कैल्सिफिकेशन हो गई है, तो इसको हम कहते हैं स्टाइलजिया। इसमें उसको पेन होती है बंदे को नेक वाले हिस्से में और अपर नेक में, विच रेडिएट होता है एप्सिलेटर साइड ऑफ ईयर, और टॉन्सिलर फोसा के अंदर होती है। रेडियोग्राफ और सीटी हम देख लेंगे, उसके अंदर हमें नज़र आ जाएगा, और हम इसको ऑक्सीजन करके इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्यूमर ऑफ हाइपोफिनेक्स एंड फ्रेंजियल पाउच, ठीक है। इसमें कार्सिनोमा ऑफ पोस्टिकोइड रीजन देख लें, ये लेरेंजियो फ्रेंजियल मैग्नेंसी हो सकती है, अल्सरेटिव टाइप हो सकती है, लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, लोकल स्प्रेड हो सकता है, डिस्फेगिया होता है, अर्ली 20s और 30s में होता है, माल न्यूट्रिशन, वेट लॉस, इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। डायग्नोसिस में आप रेडियोग्राफ करवा लें, बेरियम स्पेलो करवा लें, एंडोस्कोपी करवा लें। ट्रीटमेंट इसका प्रोग्नोसिस इसका पुअर है, ठीक है। रेडियोथेरेपी आप इनिशियली दे सकते हैं, लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं जी, हम फिर लेरेंजियो फ्रेंजियो ओसफेक्टोमी करते हैं, फिर ऑस्टमिक या कोलोन का पार्ट उसकी जगह अलग ट्रांसपोजिशन करते हैं फिर हम, ठीक है। फ्रेंजियल पाउच, ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से सवाल आया हुआ है। फ्रेंजियल पाउच को हाइपोफ्रेंजियल डाइवर्टिकुलम या सिंगल्स डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। ये असल में बनता क्या है, जो हमने वो कीलियंस डिस्टेंस पढ़ा था ना, यानी जो वो स्पीरो कंस्ट्रिक्ट, वो जो मसल था उसके दो पार्ट्स के दरमियान में एक वीक पोटेंशियल स्पेस थी, ठीक है ना, वो है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ से म्यूकोसा हर्निएट कर जाए इनटू द पोस्टीरियर, अब वी कैन इन्फीरियर कंसिस्टर के दो पार्ट्स के दरमियान में वीक एरिया, और यहाँ से अगर म्यूकोसा हर्निएट कर जाए तो वो पाउच बना देते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंजियल पाउच। एटियोलॉजी इसकी अननोन है, लेकिन कहते हैं कि डिस्पैज्म ऑफ कोलिकोफ्रेंजियल स्पिस्टर की वजह से हो सकता है। हर्निएशन ऑफ पाउच हो जाएगी, क्योंकि इसका जो माउथ है वो माउथ से ज़्यादा ओपन होता है, तो जो फूड है वो डायरेक्ट इस पाउच के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। अब जब पाउच बढ़ जाएगा तब डिस्फेगिया और शुरू हो जाएगा, रात को गरगल साउंड्स नज़र आएंगे, अनडाइजेस्टेड फूड आएगी, ठीक है, कफ और रेस्पिरेशन होगी और माल नरिश होगा बंदा, ठीक है। और ये हाइटर हर्निया के साथ भी एसोसिएट। डायग्नोसिस के लिए बैरियम स्वेलो करवा लो, एक्सरे करवा लो। ट्रीटमेंट के एक्सिन ऑफ पाउच कर लो या डॉलमेंस प्रोसीजर कर लो, एंडोस्कोपी की लेज़र ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है। स्लीप स्नॉटिंग आखिरी चैप्टर है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डेफिनेशन देख लें। स्लीप एपनिया क्या होता है कि 10 सेकंड या उससे ज़्यादा के लिए ड्यूरिंग स्लीप आपकी ब्रीथिंग रुक जाए, उसको कहते हैं स्लीप एपनिया, ठीक है। और 5 के एपिसोड अगर इस तरह के आ जाएँ, लेस देन 5 नॉर्मल होता है, अगर उससे ज़्यादा आ जाए फिर आपको मसला है। स्लीप एपनिया है कि इंडेक्स, एपनिया इंडेक्स है कि 1 घंटे में वो कितने स्लीप एपनिया हो रहे हैं, ठीक है। हाइपोपनिया है कि रिडक्शन ऑफ एयर फ्लो हो जाए, आपको इसमें रुक नहीं रही ब्रीथिंग, लेकिन रिडक्शन ऑफ एयर फ्लो हुआ है।
उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब इंडेक्स है कि यानी स्लीप एपनिया टू हाइपरपनिया इंडेक्स जो होती है ना वो, अगर तो ये लेस देन 5 है तो ये होती है नॉर्मल, अगर 5 से 14 है तो माइल्ड है, 15 से 29 है तो मॉडरेट है, और अगर 30 से ज़्यादा है तो सवीर है। अरोजल स्लीप एपनिया के बाद जो अचानक बंदा उठता है ना उसको कहते हैं जी ट्रांजिएंट वेगनिंग को अरोजल। ठीक है, और 1 घंटे के अंदर कितने अरोजल होते हैं, कितनी बार बंदा स्लीप एपनिया की वजह से उठता है उसको कहते हैं अरोजल इंडेक्स। और स्लीप एफिशिएंसी ये देखें कितने मिनट स्लीप में सोए, कितने मिनट आप बेड पे लेटे हो उसमें से कितने मिनट आप सोए हैं, ये होती है स्लीप एफिशिएंसी। उसके बाद स्लीप एपनिया है, इसमें एपनिया मतलब होता है ब्रीथिंग नो हॉल। ठीक है ना, इसकी टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकती है जिसके अंदर है कि कोई कंडीशन हो गई जिसके बाद आपको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज नेजोफेरिंक्स या ओरल कैविटी हो गई। दूसरी है सेंट्रल जिसके अंदर है कि ब्रेन ने सिग्नल भेजना बंद करती है जिन ब्रीथिंग के मसल्स को। और तीसरी टाइप इसमें मिक्सड होती है। ठीक है ना, बाकी इस चैप्टर में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और इस तरह हमारा फेरेंक्स खत्म हो जाता है। आगे अब हमारा लेरेंक्स है। जो एक यहाँ पे सवाल था विंसेंट एंजाइना वाला, मैंने कहा था एंड पे मैं आपको कराऊंगा। तो विंसेंट एंजाइना क्या होता है, ये एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस है। ठीक है ना, इन विच अल्सरेशन हैज स्प्रेड टू सराउंडिंग टिश्यू। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ठीक है ना, इसमें अल्सरेशन होती है जो सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड करती है। और इसका दूसरा नाम टेंच माउथ भी होता है। ठीक है, TENCH, टेंच माउथ। इसके चीफली जो सिम्टम्स है वो पेनफुल स्वॉलन ब्लीडिंग गम्स होते हैं, स्मॉल पेनफुल अल्सर होते हैं, कवरिंग गम्स, टूथ मार्जन्स। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक इसका जो ब्रीथिंग होती है ना वो फेटिड ब्रीथिंग यानी स्मेल आ रही होती है ब्रीथ के अंदर। ठीक है ना, ये इसके फीचर्स है। इसकी ये सिर्फ एक बार पूछा और वो भी इसकी ना डेफिनेशन पूछी है, डायग्नोसिस इसका पूछा नहीं हुआ। ठीक है, उसके अलावा एक और सवाल है 1-2 बार आया हुआ जिसके अंदर ना वो कोई डायग्नोसिस नहीं पूछता, बस ये बताता है कि एक बंदा है और उसको सोर थ्रोट है, या एक बंदा है उसको बुखार और इस तरह का कोई गला ख़राब है। आपने उसको डायग्नोस कैसे करना है या उसके स्टेप्स लिखें जो आप हिस्ट्री लेंगे या उसके स्टेप्स यू विल टेक टू राइव एट डायग्नोसिस। ठीक है ना, इसमें अपने जनरल मैनेजमेंट लिखनी है और जनरल जो स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये पास पेपर के अंदर मैंने सॉल्व किया हुआ तो ये है जी स्टेप्स फॉर डायग्नोसिस में सबसे पहले अपने कल्चर ऑफ थॉट स्वैब लेना, उसको अपने भेज देना है डायग्नोसिस उसके लिए लैब के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर डिफ्थीरिया है तो उसका आपने स्पेशल मीडिया पे कल्चर करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसके लिम्फ नोड्स चेक कर लेने हैं। ठीक है, सारे एग्जामिनेशन आपने थायराइड कर लेनी है, ब्रीथिंग साउंड आपने स्टेथोस्कोप के साथ देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसका जनरल ट्रीटमेंट वो पूछे था, जनरल ट्रीटमेंट में आपने वो टॉन्सिल वाला लिख दें। ठीक है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दे दें, बेस्ट टेस्ट दे दें, वार्म्स लाइन दे दें, जो आपको उसका डायग्नोसिस के अंदर कुछ फीचर्स दिए ना, यानी इसके अंदर उसने सिर्फ सोर थ्रोट लिखा हुआ है, तो इसके नीचे उसने वही एडिनोइड और जो टॉन्सिल वाला था वो उसने नीचे लिख दिया है। ठीक है ना, यानी बेड रेस्ट दे दें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दे दें, वार्म्स लाइन दे दें। ठीक है, उसको उसके अलावा लोकल डिस्कम्फर्ट है तो एनाल्जेसिक्स दे दें उसे। ठीक है, और अगर आपको कोई इन्फेक्शन आ जाती है, सस्पेक्ट हो रही है, तो उसके लिए आप उसको एंटीबायोटिक्स खिला दें। ठीक है, ये जनरल ट्रीटमेंट दे देना और आपने जनरल ही उसको वो देनी है जो स्टेप्स हैं। ठीक है ना, तो ये सवाल है 2-3 बार पूछा हुआ है जिसके अंदर वो एक जगह वो कह देता है कि डिफ़िकल्टी इन माउथ ओपनिंग है और हाई ग्रेड फीवर है, या कहीं वो कह देता है सिर्फ सोर थ्रोट है। ठीक है, और कह देता है कि जनरल बेसिक स्टेप्स लिख दें, तो ये वाले आपने लिख देने हैं उसके अंदर।